नमस्कार सभी को। मैं योगाचार्य वीरेंद्र आज बहुत ही लंबे टाइम के बाद आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। कम से कम 8 से 10 महीने के बाद मैं आज कोई वीडियो बना रहा हूँ कैमरे के साथ। इन 10 महीनों में मेरे साथ एक बहुत बड़ा जीवन का, मौत का और जीवन का एक्सपीरियंस हुआ। दिसंबर 2022 में मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे थे, यानी मेरे को इंडाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी और एसिड बहुत ज़्यादा बनता था, बहुत ज़्यादा गैस बनती थी। तो मुझे लगा कि ये खाने पीने की वजह से या फिर मौसम की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, या फिर कोई और कारण हो सकता है। तो मैंने अपनी डाइट में कई सारे बदलाव किए, लेकिन ज़रा सा भी, मामूली सा भी कोई फ़ायदा मुझे डाइट में बदलाव करने से नहीं मिला। तो धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। मैंने दूध लेना बिल्कुल बंद कर दिया और अनाज बहुत कम कर दिया डाइट में, और फ्रूट्स पे ज़्यादा आ गया। लेकिन फिर भी किसी भी टाइप का कोई भी फ़ायदा मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा एसिड बॉडी के अंदर बन रहा था। मैं 8 बजे ही सो जाता था क्योंकि बिल्कुल थक जाता था। तो धीरे धीरे सुबह के 3-4 बजे मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया, जो कि प्रतिदिन होने लगा। मैं अपनी योग क्लास में भी बहुत सारी छुट्टियां करने लगा। योग क्लास को मैं बिल्कुल नहीं ले पा रहा था। तो ऐसे हेल्थ कंसर्न्स मेरी लाइफ में आने लगे। मुझे लगा कि मैं बचपन से योग करता हूँ, मेरी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं व्यायाम कभी नहीं छोड़ता, एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ता, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ नहीं हो सकती। ये कोई इनडाइजेशन की, अपच की ही समस्या हो सकती है। तो धीरे धीरे जनवरी मास भी निकल गया। तो मैं फिर 1 फरवरी को मैंने अपना बीपी चेक कराया, जिस दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द, जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो, इतना भयानक सर में दर्द था। तो मैंने अपना बीपी चेक कराया। बीपी मेरा था 190 से भी ज़्यादा, यानी 200 के आसपास मेरा बीपी था, जिसको देखकर मुझे लगा कि ये कुछ खतरनाक चीज़ हो रही है बॉडी में। तो मैं अगले ही दिन 2 फरवरी को अपने पास के डॉक्टर में गया, जो कि MBBS हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको इंडाइजेशन की ही प्रॉब्लम है और आप इंडाइजेशन के लिए मेडिसिन यूज़ कीजिए। लेकिन मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये केवल इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। माउथ से जो सलाइवा भी निकलता है वो भी जलन पैदा करता है। इतना भयानक मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, इतना भयानक लेवल का एसिड बॉडी में बन रहा था। तो उन डॉक्टर ने मुझे क्रेटिनाइन और यूरिया, ब्लड यूरिया के टेस्ट करने के लिए बोला। तो मैंने अपने क्रिएटिनाइन और ब्लड यूरिया के टेस्ट कराए वहाँ पर लेबोरेटरी में सैंपल देके। तो सैंपल देकर मैं वहाँ के हॉस्पिटल के पार्क में जाकर बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद लेबोरेटरियन है वो मेरे पास आया और उसने कहा कि आपको किस समस्या के लिए, आप किस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास आए हैं। मैंने कहा इंडाइजेशन की। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ आइए। तो मैं दोबारा से लैब में गया, मैंने दोबारा से सैंपल दिया। उन्होंने कहा कि आपका क्रिएटिनाइन लेवल बहुत ज़्यादा है और इस एज में इतना क्रिएटिनाइन लेवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आप दोबारा सैंपल देकर दोबारा टेस्ट कीजिए। तो दोबारा फिर मैंने क्रिएटिनाइन लेवल अपना चेक कराया दोबारा से सैंपल देके, तो जो कि 10.5 था, यानी 1.2 तक मैक्सिमम हमारी बॉडी में क्रिएटिनाइन लेवल होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा था। 1000% मेरी बॉडी में क्रिएटिनाइन लेवल की मात्रा ज़्यादा हो गई थी। तो उनकी बात सुनकर मैं काफ़ी डर गया। उसके बाद मैं डॉक्टर से मिला। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका ये जो क्रिएटिनाइन लेवल है ये बहुत ज़्यादा है। 6 या 7 से क्रिएटिनाइन लेवल जब क्रॉस कर जाता है, एक्सेस कर जाता है, तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस का नाम सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मुझे लगा मेरी तो किडनी पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। इसका मतलब अगर मैं डायलिसिस पे आ गया हूँ, तो डायलिसिस के पेशेंट्स की हालत आप सब लोगों ने देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई थी। तो मुझे लगा कि मेरी हालत भी अब ऐसे ही होने वाली है अगर मैं डायलिसिस पे आ गया तो डॉक्टर ने मुझे एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला, लेकिन उस टाइम मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो मैंने बिना अल्ट्रासाउंड किए अपने घर पे आ गया। तो मैंने कई सारे रिसर्च किए, लोगों से फ़ोन पर बात की कि कैसे हम अपने क्रिएटिनाइन लेवल को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक मुझे जो इंडाइजेशन और एसिडिटी रिलेटेड ही
सिम्टम्स थे, यूरिन से रिलेटेड या स्वेलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स बॉडी में नहीं था। तो किसी ने मुझे बताया कि आप हिम्स हॉस्पिटल जाइए, जो कि आचार्य मनीष जी का है। और फिर मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो रहा बहुत ही ख़राब रहा। उसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगा कि वहाँ पर ट्रीटमेंट है या नहीं है, वो किडनी को ठीक कर सकते हैं या नहीं ठीक कर सकते हैं, वो कॉस्टली हैं या नहीं कॉस्टली हैं, आप लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस पे मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा ताकि आप लोग भी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें और किसी भी प्रकार की लूटपाट से अपने आप को बचा सकें। तो वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया, उससे कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं गया पतंजलि स्वामी रामदेव जी के आश्रम में, जो कि उन्होंने वेलनेस के नाम से एक अलग से सेंटर बनाया हुआ है फेज़ 2 में। मैंने वहाँ पर भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 15 से 20 दिन तक मैं वहाँ पर रुका। तो उन्होंने कहा आपका क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाएगा या कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी में किसी प्रकार के केमिकल्स बढ़ गए हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने मेडिसिन्स और कुछ थेरेपीज़ के साथ, कुछ नेचुरोपैथिक थेरेपीज़ के साथ मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो वहीं पर रहते रहते मेरी बॉडी में स्वेलिंग आने लगी। मेरे पाँव बहुत मोटे मोटे हो गए सूजकर स्वेलिंग की वजह से। फेस और आंखें बहुत ज़्यादा पानी से भर गए। मेरा बॉडी वेट बढ़ने लगा। और मैंने जब वहाँ से आने के बाद अपना क्रिएटिनिन लेवल चेक कराया तो वह 25 था और यूरिया 300 था। यानी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और जो मेरा HB लेवल था वह 6 तक पहुँच चुका था। इसके बाद फिर मैं गया PGI रोहतक, क्योंकि पैसे नहीं थे, पैसों की कमी थी। मैं चाहता था कि कम पैसों में मेरा ट्रीटमेंट हो पाए। PGI रोहतक में भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। वहाँ पर उन्होंने 1-2 डायलिसिस किया और उसके बाद मुझे चंडीगढ़ PGI में रेफ़र कर दिया ट्रांसप्लांट के लिए। मैं चंडीगढ़ PGI तो नहीं गया, उसके बाद मैं अपने घर पे ही आ गया। उसके बाद मैंने पता किया कि ट्रांसप्लांट करने में चंडीगढ़ PGI में कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो मैंने अपने घर वालों के साथ प्लान किया कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की और पैसों की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं थे। तो हमने किसी भी तरीके से पैसों को कलेक्ट किया और पंचकूला एल्केमिस्ट हॉस्पिटल से मैंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया, जो कि अभी तक अच्छे से काम कर रहा है। तो PGI में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा उसके विषय में भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। और एल्केमिस्ट हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरा ट्रीटमेंट क्या रहा और ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसीजर होता है, ट्रांसप्लांट को किस लेवल पर जाकर आप लोगों को ट्रांसप्लांट अपनी किडनी का करा लेना चाहिए, इस सब बारे में मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अब मेरे ट्रांसप्लांट को 3 मंथ्स हो गए हैं, मैं ठीक हूँ और मेरे जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ठीक आ रहे हैं। मेरी बॉडी कंडीशन ठीक है, यूरिन ठीक आ रहा है और मैं अच्छे से खा पी भी रहा हूँ, हेल्दी फील कर रहा हूँ। लेकिन इसमें हमें 3 से 4 मंथ तक अपने आप को बहुत ज़्यादा सेपरेट एंड सेफ रखना होता है, एक प्रकार से क्वारंटाइन करके रखना होता है। तो उसी प्रोसेस के अंदर मैं हूँ। तो जो डॉक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया कि मेरी किडनी क्यों ख़राब हुई, किडनी मोस्टली 2 रीजन्स की वजह से ख़राब होती है, एक हाई शुगर और दूसरा हाई BP। तो मेरा शुगर लेवल तो बिल्कुल ठीक था और आज भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि आपका BP बढ़ता था। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता था, क्योंकि बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ थी, पावर थी। तो मैं इस चीज़ को कभी भी नोटिस नहीं कर पाया और बहुत रेयरली मैंने चेकअप किया होगा अपने BP का। तो मेरी आप लोगों को सलाह है, टाइमली अपना BP और शुगर चेक करते रहिए और टाइमली उसका ट्रीटमेंट लीजिए। आयुर्वेद मेडिसिन्स के चक्कर में आप ना जाकर प्रोफेशनल जो डिग्री वाले डॉक्टर हैं उनके पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए, ये मेरा अनुभव है।
तो बीपी के बढ़ने के दो रीज़न होते हैं, एक बायोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में होता है हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स ज़्यादा बनने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ने लग जाता है। और जब हमारा बीपी बढ़ता है तो किडनी फंक्शनिंग पे उसका बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, यानी किडनी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी फेल होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो लंबे टाइम तक अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो हमारी किडनी बहुत कम काम करने लग जाती है। तो साइकोलॉजिकली हमारा बीपी जब बढ़ता है जब हम हाइपरटेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी में हम रहते हैं, अपने आप को स्ट्रेस में और डिप्रेशन में रखते हैं किन्हीं भी कारणों से, तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ने लग जाता है। तो वह भी हमारी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो अपने बीपी को भी हमें बीच बीच में मॉनिटर करते रहना चाहिए। इसके अलावा लीवर फंक्शनिंग और किडनी फंक्शनिंग टेस्ट रेगुलरली यानी 6 मंथ या ईयरली हमें ज़रूर करवाने चाहिए, क्योंकि CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ जब अर्ली स्टेज पर होती है, बिल्कुल ही अर्ली स्टेज पर होती है, डॉक्टर उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब वह लास्ट एंड पर अपनी एंड पर डिजीज आती है तो उसको डॉक्टर्स के लिए कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है डायलिसिस, दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस में लोगों का क्या हाल होता है वो आप सब देखते ही हैं आसपास में, और किडनी ट्रांसप्लांट एक सेफ ट्रीटमेंट है, लेकिन इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात और परहेज बरतने होते हैं, जिससे हम लंबे टाइम तक अपनी किडनी को, ट्रांसप्लांटेड किडनी को चला सकते हैं। तो मेरी सजेशंस यही हैं, बीपी को लेके, शुगर को लेके अपने टेस्ट मॉनिटर बार बार करते रहिए और अपने आप को सेफ कीजिए। और जब भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम या सिम्टम्स आप नोटिस करते हैं तो केवल और केवल नेफ्रोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल डॉक्टर से ही आप मिलिए। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मेरा हिम्स का एक्सपीरियंस और पतंजलि का एक्सपीरियंस और PGI रोहतक का एक्सपीरियंस। नमस्कार।